ना तो ये सपा की सरकार कर पाई, ना बसपा की सरकार कर पाई, ना कांग्रेस की सरकार कर पाई, ना भाजपा की सरकार कर रही है। आखिरस में तेलंगाना की सरकार ये काम क्यों कर रही है? बीजेपी 325 सीट जीती, हम हट गए, 264 पे आ गई। कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये पिछड़े दलित के बड़े रहनुमा हैं, मुसलमानों के बड़े रहनुमा बनते हैं और पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है। अगर मुझे सत्ता प्राप्ति होती, रुपया कमाना होता तो मैं तो मंत्री था ही, रिजाइन क्यों दिया? नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 1 साल का समय बचा है और हर एक राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से अपने समीकरण बिठाने शुरू कर दिए हैं। अब 2024 के चुनाव में यूपी एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा सूबा है और लोकसभा में जिस भी पार्टी को मजबूत परिस्थिति में रहना है उसे यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करके रखनी होती है। कई पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो आमतौर पर जिनके आसपास या जो यूपी की राजनीति में अधिकतर समय पर धुरी बने रहते हैं राजनीति की, ओम प्रकाश राजभर जी सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी किस और करवट लेने वाला है और उनकी राजनीतिक परिस्थिति और स्थिति 2024 लोकसभा चुनाव में क्या रहने वाली है, किन मुद्दों के साथ वो चुनाव में जाएंगे और अन्य लोकतांत्रिक विषयों पर भी चर्चा करेंगे। ओम प्रकाश जी, आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले तो राजभर साहब, अभी आप लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। 4% की आबादी है राजभर समुदाय की, इसके साथ 32 लोकसभा सीटों पर आपका दावा कैसे मुमकिन है? देखिए, दावा जहाँ तक सवाल है, अभी 22 का चुनाव हुआ, 2022 हम लोग अलायंस करके चुनाव लड़े। हम लोग 15 लोकसभा सीटों पर हमको सीटें मिली लड़ने के लिए। जैसे लोकसभा में 1 सीट, 4 सीट पर हमने उनको समर्थन किया, 1 सीट पर उन्होंने हमको समर्थन किया, कहीं 2 सीट हमको दिया, 3 सीट वो लड़े। इस तरह 15 लोकसभा सीटों पर हम लोग 1 लाख, 1.25 लाख, 90,000, 80,000 लगभग वोट हम लोग 15 लोकसभा सीटों पर लड़े। शेष लोकसभा सीटें जो हैं पूर्वांचल की, उन सीटों पर हमको सीट नहीं मिली, जिससे ये प्रमाणित नहीं है कि हमारा जनाधार यहाँ है, जो चुनाव आयोग की मुहर है। तो 22 के चुनाव में उन सीटों पर हमारे मुहर नहीं लग पाई। तो जो 32 लोकसभा सीटें हैं, आप चाहे बनारस की बात कर लें, जो रिजल्ट जो है और रिजल्ट के अलावा की जो सीटें हैं, चाहे आप लालगंज की बात कर लें लोकसभा की, चाहे आप देवरिया की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, बांसगांव की बात कर लें, श्रावस्ती की बात कर लें, या यूं कह लीजिए कि जो बची हुई सीटें हैं उसकी बात अगर करें हम, उन सीटों पर हम लोग आज कोई नई बात नहीं है। हम लोग पार्टी बनाए, हम लोग तभी से अनवरत जनता के बीच में रहते हैं। गांव में ही चौपाल लगाना, उनको अपनी बात बताना, उनको समझा करके ग्रास रूट पर जो हमारा बूथ का संगठन है, सेक्टर का संगठन है, ब्लॉक का, विधानसभा का, जिले का, मंडल का, प्रदेश का, सारी टीम हम लोग तैयार करके उसको बराबर रिफाइन करते रहते हैं कि कुछ बच्चे संगठन में जुटे, कुछ लोग रहे, कुछ लोग बाहर चले गए रोजी रोटी की तलाश में, फिर उनकी जगह नए लोगों को रख लेते हैं। फिर इस तरह का हम लोग बराबर अपने संगठन में काम करते रहते हैं। जैसे अभी एक उदाहरण मैं आपको दूं, अभी जो सितंबर बीता है, सितंबर महीने में हम लोगों ने सावधान रथ यात्रा निकाली। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में सावधान यात्रा चलाई और यहाँ से होते हुए हम लोग बिहार गांधी मैदान पटना गए, एक बड़ा कार्यक्रम गांधी मैदान पटना किया। फिर उससे लौट करके आए तो हम लोगों ने महिला महारैली के नाम से मंडल स्तर पे, जैसे हम लोग आजमगढ़ मंडल में मऊ किए, फैजाबाद मंडल में हम लोगों ने सुल्तानपुर किया, हम लोगों ने बस्ती मंडल में बस्ती में किया, गोरखपुर मंडल में गोरखपुर किया, जहाँ 10,000 महिलाएं, खाली महिलाएं, ये भी नहीं उसमें पुरुष नहीं, महिलाएं घर से निकल करके
मीटिंगों में आई हम लोगों की विचारधारा की वजह से। जैसे विचारधारा क्या है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री तेलंगाना, 4 करोड़ आबादी तेलंगाना की है। 1972 से 2023 के बीच में 500 केजी से पीजी तक 500 कॉलेज खोला। 2 लाख गरीबों के बच्चों को निःशुल्क डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा तेलंगाना सरकार दे रही है। 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की है और 25 करोड़ आबादी में 12.5 लाख, उस रेशियो से 12.5 लाख गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। ना तो ये सपा की सरकार कर पाई, ना बसपा की सरकार कर पाई, ना कांग्रेस की सरकार कर पाई, ना भाजपा की सरकार कर रही है। आखिरस में तेलंगाना की सरकार ये काम क्यों कर रही है? आज दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, गरीबों को अगर फ्री देना है तो न्याय फ्री दो, शिक्षा फ्री दो, स्वास्थ्य उनको फ्री दो, उनका इलाज फ्री दो। तो हम उनके बीच में कहते हैं कि मैं गवाह हूं, सूबे में 403 विधायक हैं, सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को इलाज के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई पैसा दिया तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया। मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर इस बात को कहे। तो हम लोग कानून के फिराक में हैं कि देश में गरीबों का इलाज फ्री में हो। जातिवार जनगणना, जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक जातियों को हिस्सा नहीं मिलेगा। जातियों को उनको उनके हिसाब से उनके जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए बजट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। आइए महिलाओं की तरफ हम आपको ले चलते हैं। महिला आबादी आधी है। सब लोग कहते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात नहीं करते, हम महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कर दो। हमारी बहन बेटियां चुनाव जीत के लोकसभा विधानसभा में जाएंगी, वो खुद कानून बना लेंगी। नौकरियों में आधी सीटें आरक्षित कर दो। हमारी बहन बेटियां सीओ बन के, दरोगा बन के, एसपी बन के, डीएम बन के जब निकलेंगी तो उनके ऊपर जुल्म, जाति, अत्याचार करने वाले छोड़ भागेंगे, वो अपराध करना बंद कर देंगे। शिक्षण संस्थाओं में आधी आबादी उनकी है, उनको आधी सीटें आरक्षित करो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी। जब इन सब चीज़ों की बात हम उनको बीच में कहते हैं कि संविधान की शपथ लेने वाला गुजरात, वहाँ का मुख्यमंत्री शराब बंद कर देता है। बिहार का मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेने वाला वहाँ शराब बंद कर देता है। तो फिर यूपी में संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री यहाँ शराबबंदी क्यों नहीं करते? ये बातें जब महिलाओं के बीच में हम लोग कहे, बड़ा कठिन काम होता है महिलाओं को घर से निकाल के रैली में ले जाना। लेकिन 10,000, 12,000, 15,000 महिलाएं अपने संसाधन से पैसा लगा करके, गाड़ी करके मीटिंगों में आने का काम जब शुरू किया, हम लोगों ने 6 मंडलों में मीटिंग किया, तब तक निकाय चुनाव आ गया। सब आपने महिलाओं का जिक्र व्यापक स्तर पर किया। 2019 का चुनाव हम देखें, 2022 का चुनाव देखें, लाभार्थी वर्ग में बहुत बड़ी आबादी महिलाओं की थी, जिसने खुलकर जो बातें निकल कर आई कि खुलकर भाजपा के समर्थन में उस दौर में मतदान किया। भाजपा का वो एक नया वोट बैंक जुड़ा। तो आप कैसे भाजपा के उस वोट बैंक को व्यापक स्तर पर हटाकर अपने साथ जोड़ पाएंगे? जो आप जातिवार जनगणना में बात कर रहे थे आरक्षण की, तो 33% आरक्षण पर भी अभी तक ना ही जिस तरीके से आंदोलन, अभी तक आंदोलन हुए, ना ही धरना हुए, ना ही राजनीतिक पार्टियां उस तरीके से खुलकर महिलाओं के आरक्षण पर बात कर रही है। इसके इतर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ लाभार्थी वर्ग के तौर पर उनको अपने साथ जोड़े जा रहे हैं। तो इसका काट आप लोग कैसे कर पाए? देखिए, 40% प्रदेश में, देश में 40% आबादी अशिक्षित है। आज़ादी के बाद से अब तक उनके बीच में विकास की किरण नहीं पहुंची। ना उनके दरवाजे पर शिक्षा का लाभ मिला, स्वास्थ्य का लाभ मिला, न रोजगार का लाभ मिला, न नौकरी का लाभ मिला। आज़ादी के 75 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 5 किलो गेहूं और 5 किलो अनाज उनके दरवाजे पहुंचा। वो यही कह करके उड़ देते हैं कि कोई पार्टी का देले बा, ई तो 5 किलो गेहूं देत बा, ई तो 5 किलो चौरो देत बा, और पार्टी का देले बा। जब हम उनको समझाने के लिए जब गाँव में जाते हैं, जब शिक्षा पे उनको बताते हैं कि देखो गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, शिक्षा हासिल करो, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जब उनको महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में बताते हैं, सावित्रीबाई फूले के विषय में बताते हैं
छत्रपति साहू जी महाराज के विषय में बताते हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर के विषय में बताते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विषय में बताते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं नेता आप सही बात, ये बात लोग नहीं बताते हैं। लोग इस बात से प्रभावित होकर के हम लोगों के साथ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिसका जिक्र अभी आपने किया। अभी चाहे एमएलसी का चुनाव हुआ 2 सीटों पर, लेकिन चर्चा भारतीय समाज पार्टी की रही। अभी बाई इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तब भी चर्चा भारतीय समाज पार्टी की रही। विधानसभा का चुनाव हुआ, चर्चा भारतीय समाज पार्टी की। अब लोकसभा का चुनाव आ गया है, चर्चा भारतीय समाज पार्टी। विपक्ष तो साहब ये भी कह रहा है ना कि आप माहौल इस तरीके से बना देते हैं कि चर्चा आपकी हो जाए, आप इस यहाँ डूबे वहाँ निकले, वहाँ निकले यहाँ डूबे, आप माहौल ऐसा बना देते कि आप, मैंने वही शुरू में कहा कि केंद्र की धुरी आप बन जाते हैं, अब माहौल ऐसा बना देते हैं, अब कोई क्या करे। नहीं, देखिए बड़ी पार्टियां करती हैं तो वो रासलीला होता है, छोटी पार्टियां करती हैं तो उनका कैरेक्टर ढीला दिखता है। जैसे समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन किया, टूट गया। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया, टूट गया। समाजवादी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया, टूट गया। समाजवादी पार्टी आरएलडी से गठबंधन किया, टूट गया। लेकिन समाजवादी पार्टी को कोई कुछ नहीं कहेगा। मान लिया ओम प्रकाश राजभर गलत है तो मायावती जी भी गलत हैं, सोनिया जी भी गलत हैं, जयंत चौधरी भी गलत हैं। खाली प्रदेश की राजनीति में अगर सही कोई है तो अखिलेश जी सही हैं, उनके ऊपर उंगली नहीं उठ सकती, उनको कोई नहीं कह सकता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अगर समाज को हित करने के लिए, आज ये जो बैठे हुए लोग हैं इनको थाने पर जाने लायक नहीं थे, ये वहां बैठ करके बात करने लायक नहीं थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने मेहनत करके संघर्ष करके इनको उस लायक बनाया और सरकार में जाकर के इनको छतरी लगाया कि जाओ तुम थाने पर बैठो, दरोगा से अपनी बात कहो, और ये शुरू किए। अब वहां से जब हम हटे, फिर हमने इनको ट्रेनिंग दी थी, आना जाना शुरू किए। फिर समाजवादी पार्टी में मैं गया, समझौता किया। समाजवादी पार्टी 47 सीट जीती थी, प्रमाण पता कर लीजिए, 47 सीट जीती थी हमारे आने से, जयंत जी के आने से। जब हमने अपने प्लेटफार्म पर अखिलेश जी को खड़ा किया इसी मऊ हल्दरपुर में, तब समाजवादी पार्टी का माहौल बना। 47 से 125 सीट वो हमको वोट दिए, हम उनको दिए, जयंत जी उनको दिए, वो जयंत जी को दिलाए, तो हम लोग 125 सीट पर पहुंचे। ये हमारी उपलब्धि सबके दिमाग में बात आई। जब मैं बीजेपी के साथ था तो बीजेपी 325 सीट जीती, हम हट गए 264 पे आ गई। वापस से बीजेपी आपको लेना चाह रही है ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का आंतरिक सर्वे कह रहा है कि राजभर साहब को लेने में ज़्यादा फायदा है बनिस्बत कि हम जयंत चौधरी को अपने पाले में रखें। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, 32 लोकसभा सीटें हैं जहाँ मिनिमम 50,000 से लेके 2 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 1 लाख, कहीं 1.25 लाख, 2 लाख तक वोट पार्टी का पोलिंग वोट है एक लोकसभा में। ये वोट जीत नहीं सकता, लेकिन जिसके साथ जाएगा उसको भी जिताएगा, और जो सीट हमको मिलेगी हमारा भी नेता जीत करके दिल्ली की पार्लियामेंट में जाएगा। ये कुवत पैदा है भारतीय समाज पार्टी के पास। इसको कांग्रेस भी जानती है, बहुजन समाज पार्टी भी जान रही है, समाजवादी पार्टी भी जान रही है, और भारतीय जनता पार्टी, सब लोग चाहते हैं। मेरी भी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये पिछड़े दलित के बड़े रहनुमा हैं, मुसलमानों के बड़े रहनुमा बनते हैं, और पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षक भर्ती में 22,000 पद पिछड़े दलित का लूट लिया गया, वहां से भी मुहर लग गई। अभी अभी ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में 257 पद पिछड़ों का लूट लिया गया। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेजों में, वहां भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। ये दोनों नेता किस बात के लिए हैं पिछड़ों के नेता? ये दोनों नेता एक साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलते कि समाज के साथ अन्याय हो रहा है, हम उनकी रहनुमाई करते हैं। ओम प्रकाश राजभर 3 बार मिला शिक्षक भर्ती को लेकर के, यही अखिलेश जी सवाल खड़ा किए, ये तो बीजेपी में जा रहे हैं। अगर पिछड़े दलित के सवाल पे जब अन्याय हो रहा है, उस सवाल पे हम सोनिया जी से जाके कहेंगे, हम अखिलेश जी से कहेंगे, मायावती जी से कहेंगे, हम कहेंगे तो मुख्यमंत्री से ना कहेंगे। हम वहां मिलते हैं तो पीड़ा होती है। अब ये उस व्यक्ति के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे जिसके ऊपर लिखे हों, उसको बचाने के लिए प्रोफेसर राम गोपाल जी मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं।
100 से ज्यादा जिसके ऊपर मुकदमे लिखे हों, उसको बचाने के लिए प्रोफेसर राम गोपाल मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। 22,000 पिछड़े दलित का हक लूटा गया, उसके लिए न तो प्रोफेसर राम गोपाल जी के पास टाइम है, ना अखिलेश जी के पास टाइम है, ना मायावती जी के पास टाइम है। आपने दलित शोषित वंचित वर्ग की बात की साहब, लगभग हम मोटा मोटी अनुमान लगाए तो 70% के आसपास मुस्लिम, दलित, जाटव, गैर जाटव, यादव, ये सब समुदाय है यूपी में। अब पार्टियां, आप एसबी सुहेल देव है, मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी है, अखिलेश यादव हैं, आरएलडी है, कांग्रेस है, इस 70% पे सबका अपना अपना दावा है। इसके इतर बीजेपी कमंडल की राजनीति वापस ले आई है। 2024 के शुरुआत में राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो आपको लगता नहीं है कि धर्म के बयार में जाति पीछे छूट जाएगी और धर्म ऊपर चला जाएगा, फिर वापस चीजें वहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, 29 दलों को मिला करके दिल्ली में सरकार है, धर्म की बात नहीं है, दल की बात है। 29 दल हट जाएं तो धर्म खत्म। यूपी की बात अगर हम कर लें, देश की छोड़ दें, 3 दल हैं गठबंधन में, अगर ये 3 दल हट जाएं, 2 दल हट जाएं, तब क्या होगा? आज जो पहले ये देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। यादव तो हिंदू नहीं बनता है, वो तो समाजवादी पार्टी बनता है, उसके ऊपर तो आंच नहीं आएगी कि आएगी? नहीं आएगी। मुसलमान तो मान लीजिए एक अलग कम्युनिटी है, चमार तो नहीं ना हिंदू बनने जाएगा, जिस 70% की बात आप कर रहे हैं। राजभर तो अब हिंदू बनने नहीं जा रहा है ना, वो तो भारतीय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़ा है, चमार बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है, यादव समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, जाट गुर्जर बड़ी संख्या में लोकदल के साथ खड़ा है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़ा है। जातियां पार्टियों के साथ खड़ी हो गई, पटेल अनुप्रिया पटेल जी के साथ खड़ा हो गया, निषाद बिन संजय चौहान के साथ खड़ा हो गया। अब वो सब अपना अपना झंडा लेके टिमटिमा रहे हैं। हम यही बात कह रहे हैं, अभी स्थानीय निकाय चुना हुआ है, नगर पंचायत, नगर पालिका, पार्षद और सभासद, इसका जो परसेंटेज आया है रिजल्ट उत्तर प्रदेश का, 63% वोट, 63% वोट विपक्ष को मिला है, 37% वोट सरकार को मिला है, मतलब भाजपा को मिला है। अब कहाँ हिंदू रह गया? अगर हम आंकड़े को देखें, परसेंटेज को देखें, अभी जस्ट चुना हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि अब जो बच्चा पढ़ लिख लिया है, अब उसके दिमाग में रोजगार की तलाश आ रही है। दिमाग में अब जो पढ़ लिख के आगे जान गया कि शिक्षा से क्या क्या लाभ हानि है, अब नीचे अपनी पीढ़ी को आने वाले जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, सुबह 2 घंटी बजेगी, एक स्कूल की और एक मंदिर की। स्कूल में ले जाओगे तो तेरा बच्चा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा, और बच्चे को मंदिर में पहुंचाओगे तो तेरा बच्चा भिखारी बनेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था।